गुड मॉर्निंग। मैं योगेंद्र देवलिया आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम कक्षा 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले भाषा को हम किस तरह से व्यक्त करते हैं तो 3 तरीके हमें सामने आते हैं। पहला होता है संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा, दूसरा होता है बोलकर और तीसरा होता है लिखकर। अब भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ वाचक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम शब्द या वाक्य कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसा कि हमें मालूम ही है, भाषा 2 तरह की होती है, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। अब भाई मौखिक भाषा क्या है? जब हम काव्य का पाठ करते हैं, कहानी सुनाते हैं, सुनते हैं, भाषण बोलते हैं, समाचार पढ़ते हैं, वाद विवाद करते हैं, नाटक प्रस्तुत करते हैं, रेडियो करते हैं या दूरदर्शन के कोई श्रव्य कार्यक्रम जब हम सुनते हैं तो ये सभी मौखिक कार्यक्रम मौखिक रूप में आते हैं। इसके बाद आता है लिखित भाषा। जब हम लिखित रूप में अपनी बात को व्यक्त करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। इसमें जैसे पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, कहानी है, लेख है, संस्मरण है, तार है, ये सब भाषा के लिखित रूप कहलाते हैं। अब मातृभाषा। मातृभाषा माँ के द्वारा प्राप्त की गई भाषा। जब कोई भी बच्चा अपने परिवार से और माँ से कोई भी बातें सीखता है तो वह उसकी मातृभाषा कहलाएगी। जैसे यदि माँ गुजराती बोलती है तो बच्चा भी गुजराती आसानी से सीख जाता है, तो इस तरह से गुजराती उसकी मातृभाषा होगी। इसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अर्थात हमारे संपूर्ण राष्ट्र की एक भाषा, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी 70% व्यक्तियों के द्वारा बोली, लिखी या सुनी जाती है। इस तरह से हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। हर देश की अपनी एक भाषा होती है, जैसे चीन में चीनी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रांसीसी, ब्रिटेन में अंग्रेजी इत्यादि। इसके बाद आती है राजभाषा। राजभाषा वह है जो राजकाज की भाषा होती है। हमारे देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसलिए इस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत की प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है वो 22 भाषाएं हैं, जिनमें मणिपुरी, मराठी, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली, हिंदी, पंजाबी, डोगरी, मलयालम, कन्नड़, नेपाली, गुजराती, असमियो, बोडो, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, मैथिली, कोंकणी तथा सिंधी है। इसके बाद अब हमारा अगला चैप्टर है बोली। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे ही हम बोली कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस और कवितावली में अवधी भाषा का इस्तेमाल किया, जो आगे चलकर अवधी भाषा बनी, लेकिन वह वास्तव में अवधी बोली है। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर कहा। विद्यापति ने जो पदावली लिखी वह मैथिली में रचनाएं की। इस तरह बोलियों में रचनाएं कम कही गई, लेकिन आगे जाकर ये बोलियां जो हैं वह विकसित होती गईं। कुछ अन्य भाषाएं हैं कन्नौजी, मगही, बुंदेली, बांगड़ू, बघेली आदि। इसके बाद आती है भाषा के बाद, बोली के बाद उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वह उपभाषा बन जाती है। जैसे हमारे भारत की उपभाषाएं हैं जयपुरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी इत्यादि। हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। हिंदी में 5 भाषाएं प्रमुख हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा राजस्थानी, चौथा पहाड़ी हिंदी और 5वां मगधी हिंदी। इसके बाद हमारा अगला सब टॉपिक है लिपि। लिपि का वास्तविक अर्थ होता है लीपना।
परंतु लिपि को हम ध्वनि चिन्हों के रूप में पहचानते हैं जो अक्षर का निर्माण करते हैं। जैसे प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जैसे कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां। संस्कृत की लिपि देवनागरी, मराठी की देवनागरी, कश्मीरी की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, बांग्ला की बांग्ला, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी की रोमन, उर्दू की फारसी, नेपाली की देवनागरी, संथाली की देवनागरी और बोडो की देवनागरी। अब इसके बाद हमारा सब टॉपिक आता है व्याकरण। व्याकरण की सबसे पहले परिभाषा देखें। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को प्रयोग करना और उसका वास्तविक ज्ञान देना सिखलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण में हम क्या देखते हैं? वर्णों को, शब्दों को सही बोलना, लिखना और समझना। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है वर्ण विचार, दूसरा अंग होता है शब्द विचार और तीसरा अंग होता है वाक्य विचार। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।